नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है डिफरेंशिएशन, विभेदन। निषेचन के परिणाम स्वरूप बना युग्मनज विदलन में जाता है तथा विभाजित होकर बहुकोशिकीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। इस बहुकोशिकीय संरचना में से जनन स्तरों का जर्मिनल लेयर्स का निर्माण होता है। जैसे जैसे विभिन्न ऊतकों एवं अंगों का परिवर्तन होता है, इनकी संघटक कोशिकाएं संरचना व क्रिया की दृष्टि से धीरे धीरे एक दूसरे से भिन्न होने लगती है तथा पेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, कंकाल कोशिकाएं इत्यादि का निर्माण करने लगती हैं। अंततः प्रत्येक प्रकार की कोशिकाओं विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए विशिष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार एक सी कोशिकाओं का संरचनात्मक व क्रियात्मक दृष्टि से भिन्न हो जाने को विभेदन कहते हैं। भ्रूण की सभी कोशिकाओं का निर्माण युग्मनज के से समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसीलिए प्रारंभ में सभी कोशिकाएं संरचना, कार्य व आनुवंशिक दृष्टि से एक समान होती है। गैस्ट्रोला भवन में इनमें विभिन्नताएं प्रकट होने लगती है। आगे के परिवर्धन में यह विभेदन जारी रहता है। विभेदन का प्रक्रम अनुक्रमणीय इर्रिवर्सिबल होता है। सामान्यतया विभेदित या विशिष्ट कोशिका फिर से अविभेदित कोशिकाओं में परिवर्तित नहीं हो सकती है। भ्रूणीय परिवर्धन में विभेदन एक महत्वपूर्ण परिघटना है। इसी के परिणाम स्वरूप अंग विकास व संरचना विकास संभव होता है। ये जंतु के विभिन्न अंग दिखाए गए हैं, जिसमें विभेदन दिखाया गया है। शुक्राणु व अंडाणु से युग्मनज बनता है, विदलन होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनती है, उनमें विभेदन होता है और जंतु के विभिन्न अंग व ऊतक का निर्माण हो जाता है। विभेदन को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है: अंतःकोशिक विभेदन इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन एवं अंतराकोशिक विभेदन इंटरसेलुलर डिफरेंशिएशन। पहले अंतःकोशिक विभेदन इंट्रासेलुलर डिफरेंशिएशन। अंतःकोशिकीय विभेदन प्रोटोजोआ, शुक्रजनन, अंडजनन व में देखा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे अकोशिक विभेदन भी या कोशिका विभेदन, साइटो डिफरेंशिएशन, नॉन सेलुलर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इस प्रकार के विभेदन कोशिका द्रव्य के स्तर पर होता है, जैसे शुक्र जनन में एक्रोजोम, मध्यखंड व पुच्छ आदि का निर्माण। दूसरा प्रकार है अंतराकोशिक विभेदन इंटरसेलुलर डिफरेंशिएशन। इस प्रकार का विभेदन बहुकोशिक प्राणियों व पादपों में पाया जाता है। अंतरकोशिक विभेदन को सुप्रा सेलुलर डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। इस प्रकार के विभेदन में कोशिकाओं, ऊतकों व अंगों का विभेदन एक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। इस प्रकार विभेदित अंग विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे पेशियों का सिकुड़ना व फैलना। यकृत कोशिकाओं का कार्य होता है पित्त स्रावित करना। विभेदन द्वारा परिवर्तित हो रहे भ्रूण में एक कोशिका दूसरी कोशिका से भिन्न हो जाती है व भिन्न कार्य करती हैं। विभेदन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएशन। विभेदित कोशिकाएं आकार, संरचना, रासायनिक संगठन, कार्य व व्यवहार में विशिष्ट होती हैं। अतः इनकी उत्पत्ति को प्रकृति के आधार पर विभेदन को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, आकारिकी विभेदन। कोशिका के परिवर्धन के दौरान संरचनात्मक व आकार व परिमाप में एवं विशिष्टीकरण को आकारिकी विभेदन कहते हैं। इसे कोशिकीय विभेदन, साइटो डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। जैसे पेशीय कोशिका व तंत्रिका कोशिका की भिन्न संरचना आकारिकी विभेदन के परिणाम स्वरूप होती है। दूसरा, फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, वह प्रक्रम जिसके द्वारा विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं में भिन्नताएं प्रकट होती है, उसे कार्यकी विभेदन कहते हैं। यद्यपि सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक सी सामान्य क्रियाएं होती है, जैसे उपापचय, फिर भी विभिन्न कोशिकाओं द्वारा विभिन्न कार्य किए जाते हैं। उदाहरणार्थ, पेशी कोशिकाओं द्वारा संकुचन, तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेगों का संचरण, ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावण इत्यादि। तीसरा प्रकार है
रासायनिक विभेदन या जैव रासायनिक विभेदन, केमिकल डिफरेंशिएशन और बायोकेमिकल डिफरेंशिएशन, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रकार का विभेदन है। रासायनिक विभेदन में कोशिकाओं में विशिष्ट कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इन्हीं के कारण कोशिकाएं अद्वितीय एवं अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है, अलग प्रकार की। इसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न कोशिकाएं व अंगों का निर्माण होता है। कोशिका में विभिन्न रासायनिक कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है। कोशिकाओं में अद्वितीय प्रोटीन प्रतिरूपों का निर्माण ही रासायनिक विभेदन उत्पन्न करता है। चौथा प्रकार है व्यवहारिक विभेदन, बिहेवियरल। विभेदन के दौरान कोशिकाओं के व्यवहार में भी परिवर्तन हो जाता है। कोशिका के व्यवहार में परिवर्तन को व्यवहारिकी परिवर्तन कहते हैं, जैसे तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा आवेगों का संचरण, पेशी कोशिकाओं द्वारा संकुचन, ये व्यवहारिकी विभेदन के उदाहरण हैं। ऑरिजिन ऑफ डिफरेंशिएशन, विभेदन की उत्पत्ति। सभी प्रकार के विभेदन का प्रमुख कारण कोशिकाओं के रासायनिक संगठन में परिवर्तन है। कोशिकाओं में सभी परिवर्तन एंजाइम्स की उपस्थिति में होते हैं, अतः किसी भी प्रकार के एंजाइम प्रतिरूप में परिवर्तन से विभेदन उत्पन्न होता है। अतः स्पिट्ज़लेमैन 1948 के अनुसार विभेदन एंजाइम प्रतिरूप परिवर्तन का उत्पाद है। कोशिकाओं में कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण एंजाइम्स की उपस्थिति में होता है तथा सभी एंजाइम्स रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन्स होते हैं। अतः किसी भी प्रकार का प्रोटीन प्रतिरूप में परिवर्तन विभेद उत्पन्न करेगा। रासायनिक परिवर्तन प्रोटीन्स की भिन्नता से उत्पन्न होता है एवं यही कोशिकाओं में विभेदन का प्रमुख कारण है। ये स्पेमैन का प्रयोग दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने एक अंडे को बांध करके प्रयोग किए थे। बैलेंस्की 1970 के अनुसार विभेदन का प्रमुख कारण प्रोटीन प्रतिरूप में परिवर्तन होता है। कोशिका में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को दो भागों में बांटते हैं। प्रथम संरचनात्मक प्रोटीन व दूसरा एंजाइम निर्माण करने वाली प्रोटीन्स। प्रोटीन का संश्लेषण न्यूक्लिक अम्लों के नियंत्रण में होता है, अतः कोशिका की मूल संरचना गुणसूत्रों में उपस्थित डीएनए पर निर्भर करती है। ये एम्फीबियन के अंडाणु में जीन परिवर्तन दिखाया गया है। केंद्रक की पूर्ण शक्ति, टोटिपोटेंसी ऑफ न्यूक्लियस। भ्रूण या वयस्क के शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाई जाती है। इन सभी कोशिकाओं में समान प्रकार का केंद्रक, जिसमें एक ही प्रकार की आनुवंशिक सूचनाएं पाई जाती है, जो कि युग्मक के केंद्रक में उपस्थित थी और यह बात कई प्रयोगों द्वारा प्रमाणित की जा चुकी है। स्पीमैन 1928 ने यह प्रमाणित करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने ट्रिटूरस न्यूट के अंडे को धागे से बांध दिया, जो कि पीछे डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें अंडे को धागे से बांध दिया। इस प्रकार बांधा कि दोनों भागों के मध्य संबंध बना रहे एवं इस भाग में, एक भाग में तो केंद्रक उपस्थित था, उसमें विदलन जारी रहता है, और जिस भाग में केंद्रक अनुपस्थित होता है उसमें विदलन प्रारंभ नहीं होता है। 16 कोशिका अवस्था में केंद्रक रहित भाग में केंद्रक प्रवेश कर जाता है तथा इस भाग में विदलन प्रारंभ हो जाता है। केंद्रक रहित भाग में भी केंद्रक के पहुंचने से विदलन प्रारंभ हो जाता है। स्पीमैन ने इस दो भागों को अलग अलग कर दिया। दोनों ही भाग परिवर्तन में जाकर पूर्ण भ्रूण में परिवर्तित होते हैं। अतः अंतर सिर्फ इतना रहता है कि बाद में जिस भाग में केंद्रक प्रवेश करता है उसमें परिवर्तन देर से होता है, और इस प्रयोग के बाद स्पीमैन ने बताया कि केंद्रक पूर्ण शक्त होता है, टोटिपोटेंट। ये अविशिष्ट भ्रूणीय कोशिकाओं का न्यूरॉन, ग्लिया, पेशी व वृक्क कोशिकाओं में विभेदन को दिखाया गया है। रॉबर्ट ब्रिलास व थॉमस किंग 1952 में मेंढक के अंडे को कांच की सुई से सक्रिय किया और उसके बाद उन्होंने केंद्रक को हटा दिया और उसके स्थान पर अधिक विकसित भ्रूण की कोशिका का केंद्रक स्थानांतरित कर दिया, जिसमें से कोरक या गैस्ट्रुलावस्था का हो सकता है। स्थानांतरित केंद्र सामान्य केंद्रक विभाजन में जाता है और एवं कोरक कोशिकाएं
ब्लास्टुला सेल्स बनाता है एवं सामान्य वयस्क का निर्माण करता है। ब्रिग्रथ एवं किंग ने निष्कर्ष निकाला कि केंद्रक हमेशा पूर्ण सख्त रहता है तथा उसमें अनुत्क्रमणीय परिवर्तन नहीं होते हैं। एक अन्य प्रयोग में फिल्सबर्ग तथा गुर्डॉन 1968 ने अविभेदित आंतरिक कोशिका एंडोडर्मल सेल्स एम्फीबिया के टेडपोल लार्वा से अकेंद्रकीय एम्फीबियन अंड में स्थानांतरित किया। इस अंड से सामान्य वयस्क का परिवर्तन हुआ। रोल ऑफ एग साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, अंड कोशिका द्रव्य का विभेदन में योगदान। यदि केंद्रक पूर्ण सख्त रहता है एवं सभी भ्रूणीय कोशिकाओं का आनुवंशिक संगठन समान होता है तो ये कोशिकाएं विभेदन के दौरान विभेदित कैसे होती है? कुछ लोगों का मानना है कि सभी जीन समान रूप से सक्रिय नहीं होते हैं और अन्य कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह विभेदन कोशिका द्रव्य पर निर्भर करता है। कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्र केंद्रक पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करते हैं और यह बात निम्नलिखित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित की जा सकती है। डेंजनी 1955 उन्होंने अमीबा प्रोटियस का केंद्रक अकेंद्र की अमीबा डिस्कोइडस में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि प्रोटियस का केंद्रक डिस्कोइडस के केंद्रक के लक्षण प्राप्त कर लेता है। फिर मोरे 1955 ने राना पिपेनस व राना पेल्यूट्रिस पर कई प्रयोग किए और राना पेल्यूट्रिस के अकेंद्र की अंड को राना पिपेनस के शुक्राणु द्वारा निषेचित किया गया। विदलन की दर व कोरक कोशिकाओं की व्यवस्था राना पेल्यूट्रिस के समान पाए गए। इसी प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं जब राना पिपेनस के अकेंद्र की अंड को राना पेल्यूट्रिस के शुक्राणु से निषेचित किया जाता है। तो यह इस बात से प्रमाणित होता है कि कोशिका द्रव्य परिवर्धन को प्रभावित या निर्धारित करता है। हर्टमैन 1924 व प्रेस्कॉट 1956 ने बताया कि अमीबा में केंद्र का विभाजन कोशिका द्रव्य को हटाकर रोका जा सकता है। कोरक कोशिका के केंद्र को अनिषेचित अंड में स्थानांतरित किया जाए तो वह आरएनए का संश्लेषण करता है एवं डीएनए का संश्लेषण बिल्कुल नहीं होता है, जबकि कोरक कोशिका के केंद्रक डीएनए का संश्लेषण करता है, वह आरएनए का संश्लेषण बिल्कुल नहीं करता है। अगर इसी केंद्रक को सक्रिय अंड में स्थानांतरित किया जाए तो वह डीएनए का निर्माण करता है। हैरिस 1965 ने मुर्गे के एरिथ्रोसाइट्स को मनुष्य के ट्यूमर कोशिका में प्रवेश करवाया। इन एरिथ्रोसाइट्स में केंद्रक भी उपस्थित था, परंतु ये सामान्य अकारकीय रहे। इन्हीं के केंद्रक को ट्यूमर कोशिकाओं में प्रवेश कराया गया तो इनके द्वारा डीएनए व आरएनए का संश्लेषण प्रारंभ हो गया। उपरोक्त सभी प्रयोगों से यह प्रमाणित होता है कि केंद्रक की क्रियाओं पर कोशिका द्रव्य का निश्चित प्रभाव होता है। प्रोटीन का संश्लेषण जीन के नियंत्रण में होता है एवं विभेदन प्रोटीन संश्लेषण के प्रक्रम में परिवर्तन से संभव हो सकता है। यह निम्नलिखित 3 स्थानों पर हो सकता है। पहला, जीनोम में विभेदन प्रभाव, डिफरेंशिएशन इफेक्ट इन द जीनोम। उसमें भी पहला प्रकार है चेंजेस इन क्वांटम ऑफ डीएनए, डीएनए की मात्रा में परिवर्तन। डीएनए की मात्रा में वृद्धि या कमी से विभेदन प्राप्त किए जा सकते हैं। डीएनए की मात्रा में वृद्धि या कमी निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। क्रोमेटिन डिमिनेशन, इस प्रक्रिया को सर्वप्रथम वोवेरी 1889 ने निमेटोड परजीवियों में बताया। इसने उन्होंने बताया कि द्वितीय विदलन के समय केंद्रक सक्रिय ध्रुव के पास होता है एवं गुणसूत्री पदार्थ को कोशिका द्रव्य में डाल देता है। इसी प्रकार की क्रिया बाद में और कोशिकाओं में भी होती है। 32 कोशिका वाली अवस्था में सिर्फ 2 कोशिकाओं में पूर्ण मात्रा में क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है, जबकि अन्य कोशिकाओं में क्रोमेटिन ह्रास हो जाता है। तो ये 2 कोशिकाओं में
जिनमें पूर्ण क्रोमेटिन होता है जनन कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार कोरक के विभिन्न कोशिकाओं में क्रोमेटिन की भिन्न भिन्न मात्रा उपस्थित होती है एवं मात्रा की दृष्टि से इनमें विभेदन पाया जाता है। डीएनए की मात्रा में अंतर के कारण केंद्रक कोशिका द्रव्य में अंतर पाया जाता है। इसी प्रकार की क्रिया को डिप्टेरन्स में भी देखा गया है। जीन एम्प्लीफिकेशन, जीन प्रवर्धन। एम्फीबियन अंडक के निर्माण के दौरान एक अवस्था में आरआरएनए का निर्माण होता अत्यधिक सक्रिय होता है एवं आरआरएनए की संश्लेषित कर रहे जीन्स भी अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं। जीन्स की संख्या में वृद्धि समसूत्री विभाजन के बिना को जीन प्रवर्धन कहते हैं, जीन एम्प्लीफिकेशन। कुछ उदाहरणों में देखा गया है कि अंडक का जीनोम टेट्राप्लॉइड अवस्था वाला होता है एवं इसमें लगभग 1000 केंद्रिका न्यूक्लियोलाइन या न्यूक्लियोलस उपस्थित होते हैं। ये सभी सक्रिय रूप से आरआरएनए का संश्लेषण करती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि अंडक में आरआरएनए संश्लेषण करने वाले जीन्स कई संख्या में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार जीन प्रवर्धन एम्फीबियन अंडक में लैम्ब्रुस गुणसूत्र में देखने को मिलता है। इन गुणसूत्रों के पार्श्वफंदरों पर सक्रिय टीआरएनए व आरएनए का संश्लेषण होता है। तीसरा प्रकार है जेनेटिक लेसन। डीएनए की मात्रा में परिवर्तन के लिए तीसरा प्रकार है जेनेटिक लेसन, आनुवंशिक विक्षत। सन 1958 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शोधकर्ताओं ने जीनोपस लेविस की एक म्यूटेंट प्रभेद को देखा और उन्होंने इसमें सिर्फ एक ही केंद्रक में पाई, जबकि सामान्यतः एक केंद्रक में 2 केंद्रिका पाई जाती है। इनको एक केंद्रिका वाले जंतु कहा गया। यह केंद्रिका पदार्थ में कमी किसी भी प्रकार से सामान्य परिवर्धन को प्रभावित नहीं करती है। जब एक केंद्रिका वाले म्यूटेंट के मध्य प्रजनन कराया गया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए: एक सामान्य रूप वाला, 2 विषम रूप वाले और एक अकेंद्रिका वाला 1:2:1 के अनुपात में। केंद्रिका विहीन म्यूटेंट का परिवर्धन प्रारंभिक अवस्थाओं से आगे नहीं होता है और इस प्रकार के म्यूटेंट का निर्माण एक गुणसूत्र में 28S व 18S आरआरए जीन्स के विलोपन से होता है। दूसरा प्रकार है जीनोम में विभेदन प्रभाव उत्पन्न करने के लिए दूसरा प्रकार है डीएनए में रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज इन डीएनए। डीएनए का रासायनिक परिवर्तन निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा हो सकता है: एल्काइलेशन, मेथाइलेशन। इन क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले एंजाइम्स कोशिका में उपस्थित होते हैं। एल्काइलेशन में डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के क्षार में परिवर्तन होता है एवं परिणाम स्वरूप इसका परिणाम देखने को मिलता है या परिणाम में परिवर्तन होता है। मेथाइलेशन की क्रिया डीएनए पुनरावृत्ति के पश्चात होती है। दूसरा प्रकार है जिसमें प्रोटीन संश्लेषण के प्रक्रम से जो होता है 3 स्थानों पर, उसमें अनुलेखन के दौरान विभेदन का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। परिवर्तित हो रहे भ्रूण के गुणसूत्रों पर उपस्थित विभिन्न जीन्स प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया के दौरान अनुलेखन स्तर पर निम्नलिखित विधियों द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। पहला, हिस्टोन्स द्वारा जीन्स का नियमन, जीन रेगुलेशन बाय हिस्टोन्स। गुणसूत्रों का निर्माण न्यूक्लियोप्रोटीन्स द्वारा होता है। न्यूक्लिक अम्ल भाग डीएनए से बना होता है एवं प्रोटीन भाग हिस्टोन्स द्वारा। हिस्टोन में प्रमुख रूप से क्षारीय अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं। डीएनए में स्वतंत्र अम्लीय समूह उपस्थित होते हैं, अतः इन दोनों के मध्य युग्मन सघन रूप से पाया जाता है। यह सघन युग्मन डीएनए को अन्य से क्रिया करने से रोकता है, अतः डीएनए की एमआरएनए के निर्माण की क्षमता कम हो जाती है। दूसरा प्रकार है हेट्रोक्रोमेटिन द्वारा जीन का नियमन, जीन रेगुलेशन बाय हेट्रोक्रोमेटिन। प्रोटीन संश्लेषण के दौरान गुणसूत्र का हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र निष्क्रिय रहता है। सक्रिय जीन्स इस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं। कई प्रयोगों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि अनुलेखन की क्रिया हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र में नहीं होती है, अतः हेट्रोक्रोमेटेजेंसन की क्रिया आरएनए अनुलेखन को रोकता है। यह क्रिया गुणसूत्र को कुंडलित करती है, अतः डीएनए स्ट्रैंड अनुलेखन के लिए नहीं मिलता है।
तीसरा प्रकार है जीन रेगुलेशन बाय एसिडिक प्रोटीन, अम्लीय प्रोटीन्स द्वारा जीन का नियमन। अम्लीय प्रोटीन्स नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं एवं प्रमुख अम्लीय प्रोटीन फॉस्फोप्रोटीन्स होते हैं। ये डीएनए हेलिकल्स के साथ जुड़े रहते हैं और इनका वितरण एक ही जंतु के विभिन्न ऊतकों में अलग अलग होता है। इसी कारण यह माना जाता है कि ये जीन नियमन में भाग लेते हैं। तीसरा प्रोटीन को संश्लेषण का प्रकार है कंट्रोल एट ट्रांजिशनल लेवल, अनुवादन स्तर पर नियंत्रण। एमआरएनए द्वारा लाई गई सूचनाएं डिकोड होकर अमीनो अम्ल मिल करके विभिन्न प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। ये अनुवादन की क्रिया कई पदों से मिलकर के बनती है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण नियमनकारी क्रियाविधि अनुवादन स्तर के दौरान पाई जाती है। पहला, एमआरएनए का केंद्रक से कोशिका द्रव्य की ओर गति, केंद्रक में एमआरएनए का धारण करना या टूटना, एमआरएनए का गोपन, विशिष्ट नियमनकारी अणुओं का एमआरएनए पर प्रभाव, एमआरएनए का विनाश, राइबोसोमल असक्रियण, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के कुंडलन में परिवर्तन, प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन। विभेदन का स्तर, लेवल ऑफ डिफरेंशिएशन। बैरिल 1971 ने बताया कि विभेदन प्रक्रिया में प्रोटीन्स व एंजाइम्स अपना महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और ये निम्नलिखित 3 समूह में पाए जाते हैं। सभी कोशिकाओं में पाई जाने वाली मूल संरचनाएं एवं उपापचयी पथ। दूसरा, कई उत्तक कोशिकाओं में पाए जाने वाले द्वितीय उपापचयी पथ एवं एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के लाक्षणिक कार्य। प्रोटीन सांद्रता का स्तर तीनों अवस्थाओं में विभेदन के दौरान अलग अलग होता है। इस बात से स्पष्ट है कि विभेदन की क्रिया विभिन्न जीन्स के सक्रियण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। रूथर वेसेल्स व अन्य साइंटिस्ट ने 1967 में परिवर्तित हो रहे चूहों व चूहे के अग्नाशय पर कार्य किया और विभेदन के 4 स्तर बताए। अविभेदन अवस्था, नॉन डिफरेंशिएशन स्टेज, प्रारंभिक विभेदन अवस्था, इनिशियल डिफरेंशिएशन स्टेज, विभेदित अवस्था, डिफरेंशिएटेड स्टेज और मॉड्यूलन अवस्था। यद्यपि विभेदन के 4 स्तर होते हैं पर परिवर्तन की 3 अवस्थाएं पाई जाती है। यह अग्नाशय कोशिकाओं के विभेदन के दौरान स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। पहला, प्रथम परिवर्तन यह होता है कि पूर्ण अविभेदित कोशिकाएं अग्नाशय लक्षणों वाली कोशिकाओं में परिवर्तित होती है। कुछ विशिष्ट अग्नाशय प्रोटीन इसमें उपस्थित होते हैं। इसका अर्थ यह है कि अग्नाशय विभेदन को नियंत्रित करने वाले जीन्स सक्रिय हो गए हैं और इस प्रक्रिया में कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण आनुवांशिक स्तर पर परिवर्तन होते हैं और यह अवस्था अब प्रारंभिक विभेदन अवस्था में परिवर्तित होती है। दूसरा, द्वितीय अवस्था में प्रारंभिक विभेदन स्तर से विभेदन अवस्था में परिवर्तन होता है। यह सक्रिय अवस्था है एवं इसमें कोशिकाएं प्रचुरोद भवन में जाती है, प्रोलिफरेशन में। कुछ समय पश्चात प्रोलिफरेशन प्रचुरोद भवन रुक जाता है एवं उनमें विभेदन प्रारंभ हो जाता है। इस दौरान एमआरएनए का संश्लेषण होता है, राइबोसोम्स का समूहन होता है एवं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का परिवर्धन होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निर्माण से प्रचुरोद भवन रुक जाता है तथा प्रोटीन संश्लेषण में वृद्धि होती है। तृतीय व अंतिम परिवर्धन में कोशिका में कुछ रूपांतरण होते हैं जो कोशिका को पूर्व कोशिका से विभेदित कर देते हैं। ये परिवर्धन के अंतिम अवस्था में होते हैं एवं इन्हें मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये परिवर्तन हार्मोन्स के कारण उत्पन्न होते हैं। दिस इज द कोशिका विभेदन के दौरान संभावित नियमनकारी अवस्थाएं। धन्यवाद।